नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, सबसे बड़ा दानी पार्ट 2। मालदेव रथ से उतर सीधा वासवत्ता के पास पहुंचा। लो सुंदरी, हम पूरी तरह तुम्हारे रंगों में सराबोर होने आए हैं। महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ सुंदरी, तुम हमसे जी भरकर होली खेलो, बदले में हम तुम्हें होली का उपहार देंगे। जानती हो वह उपहार क्या है? हम तुम्हें अपनी रानी बनाएंगे। क्या? हाँ सुंदरी, तुम हमारी रानी बनने के लायक ही तो हो। नहीं महाराज नहीं, यह पाप है, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? आज तक हमने मन में जो ठाना है उसे हम पूरा करके रहे हैं। आओ आगे बढ़कर हमारी बाहों में समा जाओ। यह कह मालदेव निर्लज्जता से हंसता हुआ वासवत्ता की ओर बढ़ा। यह देख महाराज, आगे मत बढ़िए, वरना क्या करोगी तुम? मैं अपनी जान दे दूंगी महाराज। हा हा हा, जान देना इतना सरल कार्य नहीं है जितना कि तुम सोच रही हो। मालदेव को अपनी ओर बढ़ते देख वासवत्ता ने अपनी उंगली में पहनी हीरे की अंगूठी को निकाला और अगले ही पल आह! अरे! वासवत्ता लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। यह तुमने क्या किया? महाराज, मैंने वही किया है जो एक कुलीन कुल की कन्या को करना चाहिए था। कहते कहते वासवत्ता की सांस उखड़ गई और हिचकी के साथ ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यह देख, यह लड़की तो बहुत मूर्ख निकली। मैं इसे रानी बनाने चला था और यह मौत को गले लगा बैठी। यह मूर्खता नहीं तो और क्या है? खिन्न सा मालदेव अपने रथ के पास वापस आ पहुंचा। सारथी, रथ को वापस राजमहल ले चलो। जो आज्ञा महाराज। सारथी ने आदेश का पालन किया। इधर दूसरी ओर से युवराज जयदेव का रथ नगर सेठ चूड़ामणि के भवन की ओर जा रहा था। वासवत्ता व्यग्रता से मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। इन्हीं सोच विचारों में डूबा वह नगर सेठ चूड़ामणि के भवन के बाहर पहुंचा। हाय, हम लुट गए। अरे यह क्या? वासवत्ता के घर के बाहर लोगों की भीड़ क्यों खड़ी हुई है और उसके घर में से विलाप करने की आवाजें क्यों आ रही हैं? जयदेव शीघ्रता से रथ से उतरा और भीड़ की ओर लपका। क्या हुआ भाइयों, यहाँ यह जमघट क्यों लगा रखा है? युवराज, नगर से चूड़ामणि की युवा पुत्री वासवत्ता ने हीरा चाटकर आत्महत्या कर ली है। क्या? जयदेव दौड़ा दौड़ा भवन के अंदर चला गया। वहां वह विलाप करते नगर से चूड़ामणि से बोला, यह सब कैसे हुआ सेठ जी? वासवत्ता ने हीरा चाटकर इस प्रकार आत्महत्या क्यों कर ली? यह सुन नगर सेठ ने झटके से अपना सिर उठाया। युवराज, जिस देश का रक्षक ही प्रजा का भक्षक बन जाए, उस देश की युवतियों को इस प्रकार हीरा चाटकर ही आत्महत्या करनी पड़ती है। मैं आपके कथन का मतलब नहीं समझा नगर सेठ। युवराज, अभी कुछ देर पहले महाराज मालदेव यहाँ आए थे। वे जबरन वासवत्ता को अपनी रानी बनाना चाहते थे। क्या? हाँ युवराज, महाराज का निर्लज प्रणय निवेदन देख वासवत्ता आत्मग्लानि में भर हीरा चाट बैठी। ओह, आखिर पिताजी महाराज नीचता की इस हद तक गिर गए। यह तुमने क्या किया वासवत्ता? मैं तो आज तुम्हें होली का उपहार देने वाला था, बदले में तुम मुझे मौत का उपहार दे बैठी। जयदेव दिल पर पत्थर रखकर चुपचाप वहां से चला आया। रथ में बैठ वह दुखी सा वापस महल की ओर चल दिया। जयदेव, कहाँ जा रहा है तू? उस महल में जिसमें तेरा दुराचारी पिता रहता है? जयदेव, मत जा वहां। अब इस पाप की नगरी में तेरा रहना ठीक नहीं है, भाग जा यहाँ से। मन में यह विचार आते ही जयदेव ने आदेश दे सारथी से रथ रुकवाया। सारथी, तुम रथ को महल में ले जाओ। पिताजी महाराज मेरे विषय में पूछें तो कहना, अब मैं जीवन भर उनका मुख नहीं देखूंगा और इस राज्य को छोड़कर चला गया हूँ। जी युवराज। अब जयदेव पैदल ही वहां से चल पड़ा। वासवत्ता, मुझे क्षमा कर देना। मैंने तुम्हारा आंचल खुशियों से भर देने की तमन्ना की थी, लेकिन मेरे कुल से तुम्हें मौत के सिवा कुछ न मिला। वह चलता गया। पूरे दिन वह बिना कहीं रुके अनवरत चलता ही रहा। अंत में सांझ ढले वह एक वन में जा पहुंचा। आह, प्यास से गला सूखा जा रहा है। पहले झरने का पानी पीकर प्यास बुझा लूं, तब आगे बढ़ूंगा। यह सोच वह झरने की ओर बढ़ गया। उसने झरने का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। जैसे वह पानी पीकर पीछे हटा, आह!
वह चकराकर भूमि पर गिर पड़ा और शीघ्र ही अचेत हो गया। जब उसकी मूर्छा टूटी तो उसने स्वयं को एक अनजान जगह पर पाया। मैं कहाँ हूँ? बेटा, तुम मेरे घर में हो। आप कौन हैं? बेटा, मेरा नाम रामजस है। मैं वैद्य हूँ। आज जब वन में से जड़ी बूटियां लेकर वापस लौट रहा था तो राह में मुझे तुम बेहोश पड़े मिले। कुछ लोगों की सहायता से मैं तुम्हें अपने यहाँ ले आया। यहाँ आकर मैंने तुम्हारे मस्तक पर औषधि का लेप किया। उसी के फलस्वरूप तुम्हें होश आया है। ओह! जयदेव किसी गहरी सोच में डूब गया। यह देख वैद्य रामजस ने उससे पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन से नगर के रहने वाले हो? पता नहीं। बेचारा, लगता है झरने का विषैला पानी पीकर अपनी स्मृति खो बैठा है। सूरत व वस्त्रों से तो यह किसी राजकुल का लगता है। अब यह कहाँ जाएगा? इसे अपने पूर्व जीवन के बारे में कुछ भी तो याद नहीं है। कुछ सोचकर वैद्य रामजस ने जयदेव से कहा, बेटा, तुम चाहो तो मेरे पास रह सकते हो। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है बाबा। इधर जब सारथी ने मालदेव को जयदेव के राज्य छोड़कर चले जाने की सूचना दी। जयदेव राज्य छोड़कर चला गया तो बेशक जाए, मेरी बला से। वह क्या समझता है? पुत्र मोह में पागल हो, मैं उसकी तलाश में भटकता फिरूंगा। मालदेव की पत्नी महारानी कल्याणी को जब जयदेव के नगर छोड़कर चले जाने की सूचना मिली तो वह दौड़ी दौड़ी मालदेव के पास आई। महाराज, हमारा इकलौता पुत्र राज्य छोड़कर चला गया है। कुछ करो महाराज, गुप्तचरों से उसकी खोज करवाओ। वरना क्या महारानी? वरना मैं बेमौत मार जाऊंगी महाराज। मैं पुत्र वियोग सहन नहीं कर पाऊंगी। तो किसने कहा है कि पुत्र वियोग सहन करो? आराम से मौत की नींद क्यों नहीं सो जाती? महाराज, यह आपको क्या हो गया है? पहले तो आप इतने निष्ठुर नहीं थे। आपको अपने परिवार से क्या तनिक भी मोह नहीं रहा? महारानी, व्यर्थ की बकबक करके हमारा दिमाग न खाओ। जाओ, यहाँ से चली जाओ। बुरी तरह आहत हो कल्याणी चुपचाप वहां से चली आई। कुछ तो पुत्र वियोग के दुख के कारण और कुछ मालदेव का शुष्क व अभद्र व्यवहार सहन न करने के कारण महारानी कल्याणी उस रात सोई तो सोई की सोई रह गई। सुबह जब दासी उसे जगाने आई, ओह, महारानी तो मृत पड़ी हुई है। मालदेव को जब कल्याणी के निधन की सूचना मिली तो उसे किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ। उसने सेवकों को आदेश दे कल्याणी का अंतिम संस्कार करवा दिया। इधर जयदेव वैद्य रामजस के पास रहकर उसके कामकाज में हाथ बटाने लगा। अब जब रामजस जड़ी बूटियों की खोज में वन में जाता तो जयदेव भी उसके साथ साथ जाता था। उधर हिमालय पर्वत की एक कंदरा में कपिल ऋषि मां सरस्वती की आराधना में लीन थे। दूसरी ओर शक्टार प्रेत के प्रभाव के कारण मालदेव ने अपनी प्रजा पर तरह तरह के जुर्म ढाने शुरू कर दिए थे। एक तुच्छ सेवक होते हुए तेरी इतनी हिम्मत कि हमारे सामने नजरें ऊंची करके चले। उसकी प्रजा उससे बुरी तरह तंग आ चुकी थी। न जाने मालदेव के पाप का घड़ा कब भरेगा, कब इसे मौत आएगी। भगवान, ऐसा राजा किसी भी देश का न हो। अब मालदेव राजकाज छोड़कर शक्टार के साथ हर समय राग रंग व मदिरा पान में डूबा रहने लगा। कपिल ऋषि को मां सरस्वती की आराधना करते करते पूरे 6 माह बीत गए। तब उनकी आराधना से प्रसन्न हो मां सरस्वती ने उन्हें दर्शन दिए। कहो कपिल ऋषि, तुमने मुझे कैसे याद किया? मां, अनजान न बनो, तुम सब कुछ जानती हो। सरस्वती देवी यह सुन मुस्कुराई। सचमुच कपिल ऋषि, मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम यही जानना चाहते हो ना कि दानवीर राजा मालदेव के स्वभाव में अकस्मात परिवर्तन क्यों आ गया? हाँ माँ, मैं यही जानना चाहता हूँ। तो सुनो, इस समय नीलगिरी राज्य का जो प्रधानमंत्री है वह शक्टार प्रेत है। उसने राजा मालदेव के शरीर में काम, क्रोध, मद, लोभ नाम के 4 दैत्य प्रविष्ट करा दिए हैं, जिसके फलस्वरूप राजा मालदेव भलमनसाहत व दानशीलता छोड़ दुराचारी व दुष्ट बन गया है। ओह, तो यह बात है। लेकिन माँ सरस्वती, शक्टार प्रेत ने आखिर राजा मालदेव के साथ वह सब क्यों किया? शक्टार ने यह सब स्वयं नहीं किया है, बल्कि उसने यह सब महाकाल तांत्रिक के आदेश पर किया है। और महाकाल तांत्रिक को यह सब करने के लिए ज्वालापुर के राजा ज्वाला सिंह ने कहा है। देवी सरस्वती ने विस्तार पूर्वक कपिल ऋषि को सारी बात बता दी। देवी सरस्वती से सारी बात जानकर कपिल ऋषि चौंक पड़े। ओह,
तो राजा ज्वाला सिंह ने ईर्ष्या के वशीभूत होकर सीधे सच्चे राजा मालदेव से इतना घृणित बदला लिया है। माँ सरस्वती, आपसे मेरी एक विनती है। राजा मालदेव को महाकाल तांत्रिक के चंगुल से निकालने का यदि कोई उपाय है तो कृपया मुझे बताइए। मैं चाहता हूँ कि राजा मालदेव की कीर्ति पहले की ही भांति चारों ओर फैल जाए, लोग फिर उनके नाम की जय जयकार करने लगे। उपाय है कपिल ऋषि, राजा मालदेव को तुम ही इस संकट से मुक्ति दिलवाओगे। कहकर माँ सरस्वती ने कपिल ऋषि को एक जगमगाती छड़ी और एक पुस्तक देते हुए कहा, कपिल ऋषि, यह छड़ी बोलने वाली है। यह तुम्हारी प्रत्येक उलझन को सुलझाएगी और इस पुस्तक में वे निर्देश लिखे हुए हैं जिनको प्रयोग में लाकर तुम राजा मालदेव को तांत्रिक महाकाल के तंत्र मंत्र छुटकारा दिला सकते हो। कपिल ऋषि ने माँ सरस्वती से दोनों वस्तुएं ले ली। तब माँ सरस्वती उन्हें आशीर्वाद दे अदृश्य हो गई। माँ सरस्वती के अदृश्य होने पर कपिल ऋषि ने माँ सरस्वती द्वारा दी गई पुस्तक का पहला पृष्ठ खोला। उस पृष्ठ पर लिखा था, कपिल ऋषि, सबसे पहले तुम यहाँ से चंद्रपुर ग्राम में जाओ। वहाँ तुम्हें रामजस वैद्य के यहाँ राजा मालदेव का पुत्र युवराज जयदेव मिलेगा। वह विषैले झरने का पानी पी लेने के कारण अपनी स्मृति खो बैठा है। हिमालय पर्वत पर बहने वाली बर्फीली नदी का जल ले जाकर तुम्हें जयदेव को पिलाना है। उसे पीते ही जयदेव की खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। कपिल ऋषि ने पुस्तक बंद कर हाथ में ली और बोलने वाली छड़ी को बगल में दबा हिमालय से चल दिए। राह में पड़ने वाली बर्फीली नदी का जल उन्होंने अपनी कमंडल में भर लिया था। सबसे पहले वे पुस्तक में लिखे निर्देश के अनुसार चंद्रपुर ग्राम में रामजस वैद्य के यहाँ पहुंचे। वैद्य जी, आपके यहाँ एक ऐसा लड़का काम करता है जो अपनी स्मृति खो बैठा हो। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कहाँ है वह? वह रहा वह युवक। कपिल ऋषि जयदेव के पास पहुंचे। बेटा, मैं हिमालय तीर्थ का जल लाया हूँ। लो, इसे पीकर अपना जन्म सफल कर लो। लाइए ऋषिवर। जयदेव ने कपिल ऋषि के कमंडल में भरा बर्फीली नदी का जल पिया। जल पीते ही जयदेव के शरीर को एक झटका सा लगा। उसने तड़प कर आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो भौचक्का सा चारों ओर देखने लगा। मैं यहाँ कैसे आ गया? आहा, लगता है जयदेव की याददाश्त वापस लौट आई है। जयदेव की कुछ समझ में नहीं आया तो वह सिर थामकर बैठ गया। तब कपिल ऋषि ने उसे समझाया, बेटा, इस प्रकार उलझन में न पड़ो। तुम कुछ समय के लिए अपनी याददाश्त खो बैठे थे। इसी बीच तुम इस गांव में आए थे। बेटा, जो हुआ सो हुआ। अब तुम मेरे साथ अपने राज्य वापस लौट चलो। कपिल ऋषि का कथन सुन जयदेव ने झटके से सिर ऊपर उठाया। नहीं, मैं अपने नीच पिता के राज्य में अब भूल कर भी वापस नहीं जाऊंगा। उनका राजपाट उन्हीं को मुबारक हो। बेटा, इस प्रकार तैश में ना आओ। पहले सच्चाई जान लो, तब कुछ कहना। तुम्हारे पिता इन दिनों जो कुछ भी कर रहे हैं उसे वे स्वयं नहीं कर रहे हैं। वह सब उनसे करवाया जा रहा है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तो सुनो जयदेव, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तब जयदेव को कपिल ऋषि ने विस्तार पूर्वक राजा ज्वाला सिंह, महाकाल तांत्रिक व शक्टार प्रेत के कारनामों के बारे में बताया। सारी बात जानकर जयदेव बुरी तरह चौंक पड़ा। ओह, तो पिताजी महाराज को आजकल अनेक बुरी शक्तियों ने अपने जाल में कैद कर रखा है। अब मैं समझा। उन्हीं बुरी शक्तियों के प्रभाव में आकर उन्होंने वासवत्ता पर बुरी नजर डाली थी। तुम ठीक समझे हो जयदेव। आओ, मेरे साथ अपने राज्य वापस चलो। वहां हम तुम मिलकर राजा मालदेव को बुरी शक्तियों के जाल से मुक्त कराएंगे। जयदेव सहर्षि कपिल ऋषि के साथ चल पड़ा। जब वे दोनों नीलगिरी राज्य की सीमा में प्रविष्ट हुए तो कपिल ऋषि ने पुस्तक का दूसरा पृष्ठ खोलकर उसमें लिखा निर्देश पढ़ा। कपिल ऋषि को यही पेड़ के नीचे अपना आसन जमाना चाहिए और जयदेव को वेश बदलकर राजा मालदेव के दरबार में जाकर शक्टार से प्रधानमंत्री का पद हासिल करना चाहिए। अब कपिल ऋषि ने बोलने वाली छड़ी को हाथ में लेकर उससे कहा, छड़ी री छड़ी, शक्टार तो प्रेत है। जयदेव उससे कैसे प्रधानमंत्री का पद हासिल कर सकता है? मेरी बात ध्यान से सुनो कपिल ऋषि। राजा मालदेव के दरबार में जब शक्टार प्रेत पहली बार आया था तो उसने ऐसे झूठ बोले थे जिन्हें कोई भी सच नहीं बना सका था। तब उसकी बुद्धिमानी से खुश होकर
राजा मालदेव ने उसे अपना प्रधानमंत्री बनाया था। अब यदि जयदेव शक्टार के द्वारा कहे गए उन 2 झूठों को सच में परिवर्तित कर दे तो बड़ी आसानी से जयदेव शक्टार से प्रधानमंत्री पद हासिल कर सकता है। शक्टार प्रेत ने दरबार में कौन से 2 झूठ बोले थे और उन दोनों झूठों को सच कैसे किया जा सकता है, इसके विषय में मैं बताती हूँ। तब छड़ी ने जो कुछ भी उन दोनों को बताया उसे उन दोनों ने बड़े ही ध्यान के साथ सुना। तत्पश्चात, कपिल ऋषि, मुझे तुम जयदेव को दे दो। यह जब भरे दरबार में शक्टार प्रेत के शरीर से मुझे स्पर्श करेगा तो वह तुरंत ही जलकर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें जयदेव को दे देता हूँ। कपिल ऋषि ने छड़ी जयदेव को दे दी। अब छड़ी ने जयदेव से कहा, जयदेव, प्रधानमंत्री का पद हासिल करने के बाद तुम राजा मालदेव को यहाँ कपिल ऋषि के पास लेकर आओगे। ठीक है। तब वेश बदल जयदेव छड़ी ले और कपिल ऋषि को प्रणाम कर नीलगिरी के राजमहल की ओर चल दिया। दरबार में पहुंचकर उसने आदर सहित मालदेव को प्रणाम किया। कौन हो तुम? राजन, मेरा नाम सत्यव्रत है। मैं बड़े से बड़े झूठ को सच बना देता हूँ। ऐसा? तब तो तुम बड़े काम के आदमी हो, लेकिन बिना परीक्षा के तुम्हारे कथन की सच्चाई का पता कैसे चले? राजन, मैं परीक्षा देने को तैयार हूँ। मैंने सुना है आपके प्रधानमंत्री शक्टार की प्रधानमंत्री पद पर इसीलिए ही नियुक्ति हुई थी कि उनके द्वारा बोले गए 2 झूठों को कोई सच नहीं कर पाया था, लेकिन मैं प्रधानमंत्री शक्टार के दोनों झूठों को सच बना सकता हूँ। ओह, तब तो बड़ा मजा आएगा। मालदेव ने शक्टार से कहा, प्रधानमंत्री जी, आप सत्यव्रत के सामने पहले झूठ को सुनाइए। ठीक है महाराज। शक्टार ने जयदेव को लक्ष्य कर कहा, सुनो युवक, एक दिन मैंने देखा कि कुछ गधों का काफिला जा रहा था और उनकी पीठ पर कुछ लदा हुआ था। तभी अचानक वर्षा होने लगी और वर्षा में भीगकर सभी गधे जलकर मर गए। ये मेरा पहला झूठ है। कौन कहता है यह झूठ है? उन गधों की पीठ पर बोरियों में कच्चा चूना लदा हुआ था। पानी में भीगते ही चूना खुदा गया, इसलिए गधे वर्षा में भीगकर जलकर मर गए। इस युवक ने तो वास्तव में ही मेरे द्वारा कहे झूठ को सच कर दिया। लगता है इससे टक्कर लेनी मुश्किल होगी। परेशान से शक्टार ने जयदेव को अपना दूसरा झूठ इस प्रकार बताया। एक दिन मैंने जंगल में एक शिकारी को देखा जिसने एक हिरण पर तीर चलाया। उस तीर से हिरण की एक टांग और एक कान घायल हो गए। यह झूठ भी सच है। दरअसल वह हिरण जब अपनी पिछली टांग से अपना कान खुजा रहा था, तभी शिकारी ने उस पर तीर चलाया और एक ही तीर से हिरण का कान व टांग एक साथ घायल हो गए। यह सुनते ही शक्टार का मुंह उतर गया। मालदेव बरबस ही जयदेव की प्रशंसा कर उठा। वाह सत्यव्रत, वाह, बहुत खूब। तुमने तो वास्तव में ही शक्टार के दोनों झूठों को सच कर दिखाया है। हम तुमसे खुश हैं। महाराज, मुझसे खुश होकर क्या आप मुझे कोई पुरस्कार नहीं देंगे? मांगो सत्यव्रत, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मुझे पुरस्कार में नीलगिरी का प्रधानमंत्री पद चाहिए। यह कैसे हो सकता है? नीलगिरी का प्रधानमंत्री मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। शक्टार, यह ठीक है कि मुझसे परास्त होने से पहले तुम नीलगिरी के प्रधानमंत्री थे, लेकिन तुम्हारे झूठों को मैं सच साबित कर चुका हूँ, इसलिए प्रधानमंत्री पद पर असली हक मेरा है। मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझसे मेरा पद कैसे छीनता है। शक्टार ने तुरंत ही अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। शीघ्र ही वह प्रेत योनि में परिवर्तित हो गया। अरे, यह क्या? शक्टार प्रेत कैसे बन गया? हा 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 हा। महाराज, शक्टार असलियत में प्रेत ही था। शक्टार प्रेत अट्टहास करता हुआ तेजी से जयदेव पर झपटा। हा हा हा। जयदेव ने एक पल की भी देर नहीं की और बोलने वाली छड़ी को शक्टार प्रेत की ओर उछाल दिया। आह! छड़ी लौटकर वापस जयदेव के पास आ गई। शक्टार प्रेत तुरंत ही जलने लगा। उस समय वह बुरी तरह टकरा रहा था। शीघ्र ही शक्टार प्रेत का सारा अस्तित्व जलकर समाप्त हो गया। मालदेव ने हैरत से जयदेव की ओर देखा। सत्यव्रत, तुम क्या कोई जादूगर हो? नहीं महाराज, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। यह सब तो मेरे गुरु द्वारा फैलाई माया का प्रभाव था। अच्छा, तुम्हारे गुरु इतने सिद्ध योगी हैं? हाँ महाराज, हम तुम्हारे गुरु से मिलना चाहते हैं सत्यव्रत। ठीक है राजन, कल मैं आपको उनके पास ले चलूंगा। तब मालदेव ने दरबार में घोषणा की,
हम आज से सत्यव्रत को नीलगिरी का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। उस रात जयदेव मालदेव के महल में ही रहा। इधर ज्वालापुर में महाकाल तांत्रिक के छक्के छूट गए थे। गजब हो गया महाराज, राजा मालदेव के पुत्र जयदेव ने हीरे जड़ी करामती छड़ी से शकटार प्रेत का अंत कर दिया है। क्या? हाँ महाराज, एक गड़बड़ और है। कपिल ऋषि को हम दोनों की कारगुजारी के बारे में पता चल गया है। अब वे चाहें तो हम दोनों को योग बल के द्वारा अपने पास बुला सकते हैं। ऐसा? महाराज, कोई साधारण शक्ति होती तो मैं बड़े ही आराम के साथ उससे टक्कर ले सकता था, लेकिन कपिल ऋषि के पास माँ सरस्वती द्वारा दी गई शक्ति है, उससे टक्कर लेना संभव नहीं है। ओह, तब क्या होगा महाकाल? हमें तो तुम्हारा ही सहारा था। दोनों का दिल बार बार किसी भावी आशंका से कांप उठता। उधर प्रातः होने पर मालदेव जयदेव के साथ रथ में बैठ उसके गुरु से मिलने चल दिया। जैसे ही कपिल ऋषि ने दूर से आते रथ को देखा, राजा मालदेव का रथ इधर ही आ रहा है, अब मुझे पुस्तक में लिखा निर्देश पढ़ना चाहिए। कपिल ऋषि ने तुरंत ही पुस्तक खोल उसमें लिखा अगला निर्देश पढ़ा। राजा मालदेव के शरीर में इस समय काम, क्रोध, मद, लोभ नाम के 4 दैत्य घुसे हुए हैं। उन चारों को राजा मालदेव के शरीर से बाहर निकालने के लिए तुम्हें इसी समय संहारक यज्ञ करना होगा। उस यज्ञ में स्वयं मालदेव को शामिल होना पड़ेगा। तभी वहां मालदेव का रथ आ पहुंचा। यही है मेरे गुरुजी। रथ से उतर मालदेव ने कपिल ऋषि को गर्व से प्रणाम किया। जयदेव ने भी आगे बढ़कर ऋषि को छड़ी दे दी। तत्पश्चात, ऋषिवर, आप बड़े ही भाग्यशाली हैं जो एक राजा स्वयं चलकर आपके पास आया है। निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है। ऋषिवर, आपके शिष्य ने आपके द्वारा बताई विद्या के द्वारा हमारे दरबार में घुसे शकटार प्रेत का अंत कर दिया है। उसी से प्रभावित हो मैं आपसे मिलने आया हूँ। यह मेरा अहोभाग्य है राजन। ऋषिवर, मैंने अपने जीवन में जो चाहा वो पाया है। अब मैं चाहता हूँ कि अगले जन्म में भी मुझे ऐसा ही राजपाट, बल, वैभव और सुख मिले। क्या आप इसका कोई उपाय मुझे सुझाएंगे? मगर त्याग, तपस्या और दान पुण्य आदि का झंझट मुझसे नहीं होगा। उपाय कोई सरल सा होना चाहिए। उपाय सरल ही है राजन। मुझे वह उपाय बताइए ऋषिवर। राजन, इस समय मैं एक यज्ञ करने वाला हूँ। आपको उस यज्ञ में दर्शक श्रोता बनकर शामिल होना होगा। मुझे मंजूर है। तब कपिल ऋषि ने झटपट एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की समाप्ति पर मालदेव के शरीर में घुसे चारों दैत्य उसके शरीर से बाहर निकल यज्ञ की बेदी की अग्नि में कूद पड़े। अरे, कौन है ये? अगले ही पल जैसे मालदेव किसी गहरी नींद से जागा। अरे कपिल ऋषि, यह आप हैं? हाँ राजन, आज्ञा थे ऋषिवर। क्या आपको यज्ञ हेतु दान में कुछ चाहिए? मुझे बताइए ऋषिवर, मैं आपकी प्रत्येक मांग पूरी करूंगा। राजन, आज मुझे आपसे दान में कुछ नहीं चाहिए, अपितु आज मैं आपको कुछ देने आया हूँ। क्या देने आए हैं ऋषिवर? तुम्हें तुम्हारा खोया बेटा वापस देने आया हूँ। कहाँ है युवराज जयदेव? न जाने वह क्यों मुझसे टूटकर चला आया था। राजन, यही है आपका पुत्र जयदेव। मालदेव ने आगे बढ़ जयदेव को छाती से लगा लिया। तब तक जयदेव अपने असली भेष में आ चुका था। बेटा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? पिता पुत्र दोनों की आंखों से आनंद के अश्रु छलक आए थे। इधर कपिल ऋषि ने मुट्ठी भर रेत आकाश में उछालते हुए कुछ मंत्र पढ़े। तत्पश्चात नीलगिरी की धरती की रेत आंधी तूफान बनकर ज्वालापुर जा और राजा ज्वाला सिंह व महाकाल तांत्रिक को शीघ्र यहाँ लापटक। अगले ही पल आकाश में रेत का विशाल बवंडर उठा और वह तेजी से ज्वालापुर की ओर बढ़ चला। शीघ्र ही रेत के बवंडर ने ज्वालापुर में ज्वाला सिंह व महाकाल तांत्रिक को जा घेरा। आह, बचाओ! रेत का बवंडर उन दोनों को आकाश में उड़ा ले चला। हे भगवान, यह क्या विपदा पड़ी है? आज तो बेमौत मारा गया ज्वाला सिंह। शीघ्र ही रेत के बवंडर ने उन दोनों को कपिल ऋषि व राजा मालदेव के सम्मुख लापटका। आह आह! देख लिया तुम दोनों ने, बुरे काम का क्या नतीजा होता है। तुमने राजा मालदेव को अपने जाल में फंसाना चाहा था, लेकिन आज स्वयं अपने फैलाए जाल में फंस गए हो। महाकाल व ज्वाला सिंह ने शर्म से आंखें मूंद ली। राजन, आप ही बताइए, अब इन दोनों पाजियों को क्या सजा दी जाए? ऋषिवर,
इन दोनों को क्षमा कर दीजिए, इनकी यही सजा है। ज्वाला सिंह व महाकाल तांत्रिक शर्मिंदा से अपने राज्य वापस लौट गए। मालदेव पहले की तरह दयालु व दानशील बनकर नीलगिरी राज्य का शासन चलाने लगा। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मजेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मजेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।